चलिए तो बच्चा लोग आज हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं अपना बायोमोलिक्यूल का। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक होगा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। माइंड इट, अभी मैं जो बताने वाला हूँ आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बायोलॉजी के हिसाब से नहीं, केमिस्ट्री के हिसाब से। ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों तरफ पूछता है और हर साल या तो बायो से या तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही आता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो फटाफट से देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, रिड्यूसिंग और क्या होता है नॉन रिड्यूसिंग, अभी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिड्यूसिंग शुगर का कि रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं। देखो, वैसा हर शुगर जो Cu प्लस प्लस को Cu प्लस में कन्वर्ट कर दे उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, विच कन्वर्ट्स Cu प्लस प्लस, Cu2 प्लस को बोल रहे हैं, टू Cu प्लस इज, या इज क्या, सीधा बस इतना में ही खत्म कर रहा हूँ, समझ गए ना। रिड्यूसिंग शुगर करते किसको है, तो वैसा हर शुगर विच कन्वर्ट Cu प्लस प्लस टू Cu प्लस। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही पूछता है। मोस्ट ऑफ द शुगर, मोस्ट ऑफ द शुगर जो है वो कैसे है, रिड्यूसिंग ही है। जैसे आप मोनोसेक्राइड्स बोल दीजिए, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं सब रिड्यूसिंग है। एंड मोस्ट डाइसेक्राइड, मोस्ट डाइसेक्राइड जो भी हैं वो भी रिड्यूसिंग है। इसको कैसे पता करते हैं कि कोई शुगर रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, तो उसका तरीका है कि प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, यूरिन में कितना शुगर अवेलेबल है, इसी के बेसिस पे हम ये टेस्ट करते हैं। देखते हो हम लोग यूरिन टेस्ट कराते हैं ना, जो भी डायबिटिक लोग होते हैं उनको डायबिटीज है या नहीं, उनके बॉडी में शुगर लेवल कितना बढ़ा हुआ है, उसको टेस्ट करने के लिए यूरिन टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट तो होता ही है, ब्लड टेस्ट से ब्लड में शुगर लेवल हल्का फुल्का बढ़ा तो पता चलता है। बट अगर शुगर गलती से भी यूरिन में आ गया, मतलब ये कि बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है, वो डेंजरस कंडीशन होना शुरू हो जाता है। जितना जरूरत है शुगर हमारे बॉडी में, ब्लड में अगर उससे थोड़ा अधिक हो जाए तो किडनी उसको कंट्रोल कर लेता है, रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में ही रखता है, यूरिन से बाहर नहीं आने देता। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा इन द सेंस कि बहुत अधिक हो गया, आप कंट्रोल नहीं हो पा रहा है किडनी से, तब भी किडनी उसको पास होने देता है। और जब ये पास होता है ना शुगर किडनी से, तब तब यूरिन टेस्ट में हम लोग कुछ सॉल्यूशंस यूज करते हैं। देखो अभी जो लिखूंगा वो आप अगले साल तो केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्या होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट, बस अभी याद रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूरिन इन शुगर विच इज टेस्टेड बाय, विच इज प्रिडिक्टेड, लिखता हूं, प्रिडिक्टेड बाय बेनेडिक्ट टेस्ट, याद रखिएगा ये नाम। अगले साल तो आपको ये बेनेडिक्ट टेस्ट होता है क्या, ये भी पढ़ना है केमिस्ट्री में, मेरी तरफ नहीं। एंड ये भी खास बात याद रखो कि ये टेस्ट बायोमोलिक्यूल्स में नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स में नहीं पढ़ना है, कहीं और पढ़ना है। बेनेडिक्ट टेस्ट और फेहेलिंग टेस्ट, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एक चैप्टर मिलेगा आपको 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पढ़ना है। क्योंकि ग्लूकोज है क्या, एक अल्डिहाइड ही तो है ना। उसके ऊपर में फंक्शनल ग्रुप क्या था, अल्डोज, याद आ रहा है, अल्डोज शुगर बोले थे ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज कीटोज था, है ना, कीटोज से उसके ऊपर कीटोन ग्रुप होता है। तो अल्डिहाइड कीटोन को टेस्ट करने के सब टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, और उसी से हम लोग ये भी टेस्ट कर लेते हैं, फेलिंग टेस्ट। होता है क्या इसमें, कैसे पता चलता है वो बता रहा हूँ अगला पॉइंट में। होता यूं है ना कि इसी में लिख दूं, अलग से पॉइंट क्या बनाता हूँ। इन दिस टेस्ट
यूरिन कलर चेंजेस टू ब्रिक रेड। यूरिन का कलर स्ट्रॉ कलर का होता, पुआल के कलर का, येलोइश, हल्का येलोइश। ये देखो मेरा जो बैकग्राउंड में जो आपको येलो दिख रहा है ना, वीडियो के बैकग्राउंड में जो येलो दिख रहा है, उससे भी थोड़ा और लाइट वो होता है यूरिन का स्ट्रॉ कलर। तो इन दिस टेस्ट यूरिन कलर चेंजेस टू ब्रिक रेड। ब्रिक रेड मतलब ईंटा का जैसा लाली होता है ना, उस कलर का चेंज हो जाता है ऐसा कलर। अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन है भाई? अभी रिड्यूसिंग शुगर का हमने बात कर लिया, हम बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन है। देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का तो नंबर लिस्ट थोड़ा लंबा है, जाहिर सा बात है। अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? अरे हर वो शुगर जो कि, ऐसे लिख देता हूँ ना, विच डज नॉट कन्वर्ट्स Cu2+ टू Cu, जाहिर सा बात है। जो कर रहा था उसको बोले थे रिड्यूसिंग, तो जो नहीं कर रहा उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग। कोई टेंशन ही नहीं लेना इसमें। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पहला वाला है, और वो है सुक्रोज। अभी सुक्रोज का नाम थोड़ा देर पहले शायद आपके पास आया होगा। ये एक ओलिगोसैकेराइड है, याद आ रहा है? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जो सुक्रोज है ना, वो नॉन रिड्यूसिंग, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी भी है एक आध, तो यूं ही लिख दे रहा हूं, याद नहीं रखोगे तो चलेगा। जैसे ट्रीहेलोज, रैफिनोज जो हमने पढ़ा था ना, वो भी नॉन रिड्यूसिंग ही है। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड तो पूरा पूरा रिड्यूसिंग। सॉरी, डाइसैकेराइड में मोस्ट डाइसैकेराइड, देखो मोस्ट डाइसैकेराइड को रिड्यूसिंग हमने कहा था, याद देखो ऊपर है ना, मोस्ट डाइसैकेराइड। एंड माइंड इट, सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड है, दो से मिलकर बना है, याद आ रहा है? सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड। किससे किससे? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है सुक्रोज। तो ये एक डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड होने के बावजूद नॉन रिड्यूसिंग है, इसलिए हमने कहा था मोस्ट डाइसैकेराइड, और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यही पूछता है एग्जाम में अधिकतर बार, सुक्रोज इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, है ना। दो तीन तरफ से इंपॉर्टेंट होता है, बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल साइड से, केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल साइड से भी, और ये भी बताया ना फेहलिंग टेस्ट और रैफिनोज टेस्ट, ये सब किसमें मिलता है देखने को? तो ये मिलता है मेनली उसमें, क्या कहते हैं उसको, अल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक चैप्टर है वहां। तो जाहिर सा बात है वहां पे से भी पूछता है, कई बार पूछता है कि फेलिंग टेस्ट के लिए नेगेटिव कौन रहेगा, तो सुक्रोज रहेगा। पॉजिटिव किसको बोलते हैं? जो रिजल्ट को दे, फेलिंग टेस्ट को दे। फेलिंग टेस्ट शुगर का टेस्ट है ना। तो नॉर्मली शुगर अगर डालेंगे, उसमें फेलिंग टेस्ट जैसे मान लो ग्लूकोज डाल दिया, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन मिलाया, तो उसका कलर ब्रिक रेड हो गया, तो बोलेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर मान लो हमने सुक्रोज मिलाया और उसमें फेलिंग टेस्ट सॉल्यूशन में सुक्रोज मिलाया, तो उसका कलर ब्रिक रेड नहीं होगा, और तब बोलेंगे कि निगेटिव टेस्ट थी। ठीक है, तो ऐसे होता है। खैर नेक्स्ट इज, आई गेस आप लोग लिख लिए होंगे। अगला है हमारा पॉलीसैकेराइड, हमारा काम यहीं पे खत्म होता है इसका, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का बायोलॉजी साइड से। एकदम सुक्रोज को अगर भूल के बाबू तो आप पाप कर रहे हो, बार बार बोल रहा हूँ, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल होता है, बहुत पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देखना, बहुत कम से कम 5 से तो देख ही जाएगा मिनिमम, पिछले 10 साल में इतना पूछता है। या तो बायोलॉजी से पूछा होगा या फिर केमिस्ट्री से पूछा होगा, लगातार पूछता है, 1 साल 2 साल बीच करके। चलो पॉलीसैकेराइड है क्या भाई? तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जाहिर सी बात है, आप जान रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कुछ नया बात नहीं है। सबसे पहले पॉइंट है फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन। बहुत सारे मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनता है पॉलीसैकेराइड। कंडेंसेशन ऑफ मोनोसैकेराइड which get linked by glycosidic bond, which gets
linked by glycosidic bond। ठीक है। याद रखिएगा किसी भी पॉलीसेकेराइड में, मान लो ये पॉलीसेकेराइड का मैंने एग्जांपल बनाया, ऐसा कोई शुगर है, ये यूं ही रफ डायग्राम, मतलब ऐसा ही नहीं कि ऐसा ही होता किसी भी तरह का, ये ब्रांचिंग है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है कि जो मान लो दो चीज जुड़ा तो ऐसे ऐसे जुड़ेगा सिर्फ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, बट ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसे भी जुड़ जाता है ना, तो ब्रांचिंग देखने को मिलता है। समझे? अगर ऐसा बन गया तो ब्रांचिंग हो गया। तो मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा कोई ब्रांच्ड है, ऐसा ये डायग्राम नहीं बनाना है आपको, आपको ये डायग्राम बनाना है। सवाल आने का चांस तो इससे भी कम है। देखो ये इस पॉलीसेकेराइड का राइट एंड है, राइट साइड, है ना, और ये उसी पॉलीसेकेराइड का लेफ्ट एंड है। माइंडेड, ये जो राइट एंड होता है ना किसी भी पॉलीसेकेराइड का, वो रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, Cu2+ को Cu+ में कन्वर्ट करेगा, रिड्यूसिंग। और लेफ्ट एंड कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग। मेरे ख्याल में आपको टेंशन वाला बात ही नहीं है, राइट एंड रिड्यूसिंग याद आराम से रहेगा। आर इज आर, है ना, आर तो आर ही होता है, उसी तरह राइट एंड में रिड्यूसिंग होगा, बात खत्म। ये दो तरह का होता है, टू टाइप्स। कितने तरह का, दो तरह का। किस बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स लिंक्ड। ये ऊपर कैसे चल गया भाई, टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स लिंक्ड। पहला टाइप इज होमोपॉलीसेकेराइड। अगर एक तरह का मोनोमर मोनोमर लिंक हुआ है तो उसको बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। सिर्फ एक तरह का लिंक हुआ, तो जैसे मान लो सिर्फ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज मिलके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया तो उसको बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। और एक से अधिक मिलके बनाया तो बोलेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड। सेम टाइप ऑफ, लिख दे रहा हूं जो बोला हूं, मोनोमर्स लिंक्ड हियर। यहाँ पे सब एक तरह का मोनोमर लिंक होता है। आपको कुछ एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। पहला स्टार्च, बस एग्जांपल याद रखना है। सेकंड इज ग्लाइकोज, थर्ड इज इन्यूलिन। माइंड इट, मैं गलती से इंसुलिन के मतलब इन्युलिन नहीं लिखा हूं, इन्युलिन ही लिखा हूं, इंसुलिन नहीं है ये। इंसुलिन एक प्रोटीन है, इन्युलिन कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट इज काइटिन, एंड फिफ्थ इज सेल्यूलोज। ठीक है, ये तीनों स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड है, मतलब पॉलीसेकेराइड बना के उसमें इसको स्टोर करते हैं, स्टोरेज फॉर्म है ये। और ये दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्म है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म। जैसे मान लो काइटिन का आप सुने हो ना, फंगी का जो सेल वॉल होता है काइटिन का बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर है, स्टोर फंगी के बॉडी के अंदर ये स्टोर नहीं होता, जबकि स्टार्च या ग्लाइकोज या इंसुलिन ये सब बॉडी के अंदर स्टोर होता है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड को अलग से बताएंगे, या चलो देख ही लेते हैं, देख ही लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर लिंक एक बार में ही खत्म करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ
मोनोमर्स लिंक्ड हियर। डिफरेंट टाइप मतलब एक ग्लूकोज है, एक फ्रुक्टोज है, एक रैफिनोज है, अलग अलग तरह का जोड़ के बनाते हैं। इसमें भी आपको मेनली एग्जांपल याद रखना है। सबसे पहला एग्जांपल इज पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन ये बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है, फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइलुरोनिक एसिड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन और हाइलुरोनिक एसिड इंपॉर्टेंट है। हाइलुरोनिक एसिड ये जो है रिक्वायर्ड फॉर टफनेस ऑफ कार्टिलेज एंड बोन। रिक्वायर्ड फॉर टफनेस, कड़ा हो, बोन और कार्टिलेज कड़ा हो, कड़ा होने के लिए इनका होना जरूरी है। रिक्वायर्ड फॉर टफनेस ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज एंड बोन। नेक्स्ट इज अगर, अगर तीन ही याद रखना, ज्यादा नहीं याद कराएंगे। अगर का नाम आई गेस तीसरी बार आ गया, अभी एक बार और आना ही है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। एक और बात यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप याद रखिए, एक होता है नोट करके, नहीं पूछेगा गारंटीड है, लेकिन रियल लाइफ में इसलिए बता रहा हूँ। हस्क ऑफ प्लांटेगो वाटा। ठीक है, इसको कॉमन नेम में इसबगोल बोलते हैं। इसबगोल ये जो है ना परगेटिव है, याद रखिएगा, यूज एज परगेटिव लिख देता हूँ। कंस्टिपेशन हटाने में काम आता है। नॉर्मली देखते हो कि जिन लोगों को कंस्टिपेशन होता है, कंस्टिपेशन सॉरी, जिन लोगों को भी कंस्टिपेशन होता है ना, वो इसको सुबह सुबह लेते हैं। सुबह सुबह खाने से क्या होता है, पानी की तरह होता है, पानी में फुलाइए और फिर ड्रिंक कर लीजिए। पीने से क्या होता है ना कि इसमें मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम जो कुछ भी होता है, जिसमें भी मैग्नीशियम होगा ना, वो पानी बहुत एब्जॉर्ब करता है। तो जाहिर सा बात है, ये आपके पेट में गया, पेट से डाइजेस्ट होता हुआ सीधा सीधा आपके रेक्टम में गया। रेक्टम में जाने के बाद वो आसपास में जो भी ब्लड वेसल उससे पानी बहुत एब्जॉर्ब करेगा। जाहिर सा बात है, मैग्नीशियम में पानी तो खींचेगा ही खींचेगा। पानी एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि अब आपके स्टूल में, आपके बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बन रहा था, उसमें बहुत पानी आ गया, और पानी आने से वो सॉफ्ट हो जाता है। कंस्टिपेशन में स्टूल बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और हार्ड होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो एनस वाला एरिया ना वो छिल जाता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होता है। नॉर्मली जिसको आप हिंदी में बाबासीर बोलते हो, एक्चुअली वो इंग्लिश में हीमोरॉइड्स है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, याद रखिएगा, आज के टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो फूड हैबिट है, इसमें बहुत कवर हो गया है। तो प्लांटेगो ओवाटा ये यूज्ड एज परगेटिव, यूज्ड एज परगेटिव। ये मैग्नीशियम रिच कंपाउंड होता है। एंड परगेटिव किसको बोलते हैं, तो विच रिमूव्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हटाने के काम आता है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें, छोटा छोटा सा चीज यहाँ पे हम लिखेंगे। आप कोशिश करेंगे, अगर लिख सकते हैं तो वहीं पे लिख लीजिएगा, नहीं लिख सकते हैं तो कहीं अलग से एक हेडिंग बनाइएगा नीचे में से, पहला स्टार्च एक हेडिंग बना के लिखिएगा, बट अगर यहाँ लिख सकते हैं तो यहीं लिख लीजिएगा। इसको लिखेंगे, पहला बात, ब्रांच्ड पॉलीमर। ये एक ब्रांच्ड पॉलीमर है, और याद रखना जो भी ब्रांच्ड पॉलीमर होगा, जो भी ब्रांच्ड पॉलीमर होगा, वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देगा। वो आयोडीन के साथ ब्लू, आप स्टार्च का टेस्ट आप पढ़ चुके हो कि अगर आयोडीन डालेंगे तो ब्लू कलर देता है स्टार्च। अभी समझ लेंगे कि चूंकि स्टार्च एक ब्रांच्ड पॉलीमर है, इसीलिए वो आयोडीन को अपने ब्रांचिंग में कैच कर सकता है, और इसलिए इसका कलर ब्लू हो जाता है। देखते हैं, gives blue color with iodine। ठीक है,
ग्लाइको, एक सेकंड, ग्लाइकोज लिखें, ग्लाइकोजेन, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजन स्टार्च के बाद ग्लाइकोजन, ग्लाइकोज कुछ नहीं होता। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बारे में, ये भी ब्रांच्ड ही होता है, ब्रांच्ड पॉलीमर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसके लिए, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल, एनिमल में जो फूड स्टोर होता है ना वो ग्लाइकोजन होता है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल, ठीक है। और कहाँ स्टोर होता है, तो स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, ठीक है, लीवर और मसल में स्टोर होता है। नेक्स्ट इज इन्युलिन। इन्युलिन के बारे में, नॉट मेटाबोलाइज इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है, और इसीलिए ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। और अगर ये बाहर नहीं निकला इसका मतलब ये बता रहा है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी फेल होने वाला है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बात है। इसको किडनी डिस्फंक्शन में बहुत यूज करते हैं। हेंस एक्सक्रीटेड विथ यूरिन, हेंस आप लोग अलग ही लिख लेना, गंदा हो जाएगा, अलग से दो दो लाइन तो बस लिखना है। हेंस एक्सक्रीटेड विथ यूरिन if not excreted out, symbol of kidney failure, या ऐसे, हाँ लिख ही लो ना, symbol of kidney failure, किडनी के फेल होने का सिंबल है। सेल्यूलोज के बारे में कोई बात नहीं करना। काइटिन के बारे में आई डोंट गेस, अच्छा चलो लिख लेते हैं, एक लाइन बस लिख लेते हैं। ये नाइट्रोजिनस कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके साथ नाइट्रोजन मिला है, नाइट्रोजिनस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। चलिए, तो मेरे हिसाब से इस सेशन को यहीं एंड कर रहे हैं, हमारा आज कार्बोहाइड्रेट खत्म हुआ। अब जो भी है सब बहुत छोटा छोटा सा है। एक क्लास का प्रोटीन लिपिड, एक क्लास मतलब 40 मिनट्स, और डीएनए तो अभी पढ़ना नहीं है। डीएनए आपके एनसीईआरटी में होगा, न्यूक्लिक एसिड डीएनए, बट डीएनए अभी हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो पढ़ना टोटली टाइम वेस्ट होगा। डीएनए आपको क्लास 12th में एक पूरा पूरा चैप्टर में पढ़ना है, वहीं आप पढ़ेंगे, यहाँ आप पढ़ेंगे भी तो समझ में जल्दी आएगा नहीं, फालतू का बस सिर्फ थकोगे, कोई फायदा नहीं। 12th में पूरा डिटेल में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट एंजाइम्स, मतलब अगर हम अगला लेक्चर, अगला दिन 1.5 घंटे का लेक्चर, अगला दिन क्या, अगला लेक्चर 1.5 घंटे का बना दे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक काम करेंगे, खत्म कर ही देंगे। चलिए ठीक, ये सेशन इतना ही। अगला हेडिंग हम लोग प्रोटीन से शुरू करेंगे, डाल ही देता हूँ प्रोटीन हेडिंग ताकि हम बाद में भूले नहीं। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोटीन्स। चलिए